नवंबर 2010 अलग जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष की बात की आयतुल्लाह खामेनी ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान से की। जून 2017 मुस्लिम वर्ल्ड से कश्मीर के लोगों को समर्थन का उन्होंने बयान दिया था। जुलाई 2017 कश्मीर की आवाज वैश्विक स्तर पर उठाने की बात की थी उन्होंने, जो कि भारत के हितों के खिलाफ था। उसके बाद से आप आ जाइए अगस्त 2019, पूरा खाका लेके आई हूं मैं अतुल लौंडे पाटिल साहब, ऐसे नहीं। अगस्त 2019 में भारत में मुसलमानों का हाल खराब बताया था और भारत सरकार को कहा था कि इस पे कुछ कीजिए। जब भी भारत सरकार ने स्टेटमेंट भी जारी किया था, कश्मीर में न्यायपूर्ण नीति लागू करने की मांग की थी। तो देखिए कैसा हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से आज जो लोग खामेनी के लिए आंसू बहा रहे हैं, वो देख लें कि धर्म के आधार पर वो आंसू बहाना चाहते हैं या देश हित को आगे रखना चाहते हैं। मार्च 2020 दिल्ली दंगों से भारत में मुसलमानों के नरसंहार का दावा उन्होंने किया था। सितंबर 2024 गाजा म्यांमार के साथ भारत में मुसलमानों के प्रताड़ित होने का दावा किया था। थोड़ी लिस्ट हमने गिना दी उन लोगों के लिए जो इस वक्त शायद किसी भुलावे में जी रहे हैं। अंजना, एक चीज है साफ दिखती है, भारत का रवैया वो है कि भारत किसी भी प्रकार की रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के अगेंस्ट है। कोई भी स्टेट अगर टेररिज्म या रेडिकलाइजेशन करता है दुनिया भर में, तो हम प्रिंसिपली उसके खिलाफ हैं। अब वो स्टेट कर रहा है, वहां के लोग कर रहे हैं या कौन कर रहा है वो आपको भी पता कौन करवा रहा है। तो हम ईरान के लोगों के खिलाफ क्यों होंगे? बिल्कुल। भारत एक देश के तौर पर ईरान के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहता है और जाहिर तौर पर वहां पे के लोग हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल, तो रेडिकलाइजेशन के हम खिलाफ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ भी हम इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी यही टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना के रखा हुआ है। और धर्म का ये जितने भी अभी आपने अंजना पढ़ा है, इसमें भी बार बार धर्म का आ रहा है। तो धर्म को बीच में क्यों लाना? एक स्टेट का अपने लोगों को इंटरेस्ट होता है, लोगों की डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की। जो आप ये देखिए यूएई और कतार और ये सब कितना आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए। महंगाई देखिए ईरान में क्या हालत है वहां पे। एक छोटा सा चिपिन देखिए, ये अयतुल्लाह खोमेनी की बजाय रोला खोमेनी जो फर्स्ट खोमेनी थे 1989 में सेटअप किया था पूरा, वो फिर भी प्रो इंडियन थे। उनकी स्टेटमेंट देखिए, ये अयतुल्लाह खोमेनी ने जितने आपने पढ़े इसमें इनका भाग रहा है, ही वाज ए हार्डलाइनर। और तभी चाबार पोर्ट जो है तभी डीरेल हुआ है, उसमें डीरेल होने में भी तो कहीं ना कहीं रिलीजियस लीडर का हाथ था। तो आप बिल्कुल रिलीजन पे मत जाइए, नेशंस की बात कीजिए, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी अगर हम इस तरह रिलीजन पे बात करें। वही तो किया ट्रंप ने, तभी तो बोला है, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के साहब, वो तो अपने इंटरनल उससे घबराए हुए, तभी उन्होंने दिगोगार्शिया की इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इंटरनल डायनेमिक्स नहीं है, रिलीजियस डायनेमिक्स नहीं है, वहां पर भी यही डायनेमिक्स आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि देखिए अब एक अलग लड़ाई वहां छिड़ गई है। हमारे दर्शक जो नहीं समझ रहे उनको बता दें, डिएगो गार्सिया एक मिलिट्री बेस है। अब उसका इस्तेमाल नहीं करने का धर्म के आधार पर डर के ब्रिटिश पीएम नहीं करने दे रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डिएगो गार्सिया हमें इसलिए इस्तेमाल नहीं करने दिया क्योंकि हमको ईरान पर हमला करना था और ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी काफी है, ऐसे में उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम, और उन्होंने हमें ये इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो ट्रंप भी आक्रामक हो रहे हैं ब्रिटेन पर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये तीनों देश भी लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये युद्ध फैलता है, यूरोप तक जाता है, तो फिर परेशानियों का सबब बनेगा। शहजाद जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर जिसको कहते हैं ये टाइट रोप वॉकिंग सिचुएशन है, ऐसे में भारत को यह सुनिश्चित करना है, भारत का हित यह है कि युद्ध खत्म हो, जो आर्थिक अस्थिरता आएगी वो किसी तरह से खत्म। अंजना जी, मैं केवल 40-45 सेकंड में अपनी बात संक्षेप में रखूंगा, थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य दिखाना। आज पूरी दुनिया में और जो सेफेस्ट शहर माने जाने वाले दुबई, शारजा, सऊदी अरेबिया के शहर, कई जगहों पर हम बमबारी, मिसाइल अटैक्स ऑफ ड्रोन्स देख रहे हैं। तो दिल्ली में क्या तस्वीर नजर आई? भारत और कनाडा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस की बात कर रहे थे। आज पूरी दुनिया में जो एडवांस नेशन है उनके एयर डिफेंस सिस्टम फेल होते नजर आए, तो भारत का आकाश तीर और S-400 और सुदर्शन चक्र किस तरह काम कर रहा था वो हमने देखा। एक मिसाइल पाकिस्तान का ना गोल्डन टेम्पल पे आया, ना एक मिसाइल पाकिस्तान का हमारे आदमपुर बेस पे आया, पर हमने उनके यहां पे क्या तबाही मचाई वो पूरे देश ने, दुनिया ने देखा। पर अंजना जी, आज बात यह है कि हमने बिल्कुल स्टैंड लिया है। भारत का स्टैंड बुद्ध की तरफ है, युद्ध की तरफ नहीं। भारत का स्टैंड पीस और डायलॉग की तरफ है, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं। भारत का स्टैंड सिविलियन किलिंग ना हो किसी की भी, उसकी तरफ है। भारत का स्टैंड है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की हर एक की मेंटेन रखी जाए, यह हमारा कैटेगोरिकल स्टैंड है। और सबसे पहले भारत का स्टैंड है कि किसी भारतीय की सुरक्षा को खतरे में न डाला जाए। इसलिए भारत एक लौता ऐसा देश है, एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिनका हॉटलाइन इजरायल की तरफ भी जा सकता है बात करने के लिए, और ईरान की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर की बात होती है। हम नेतन्याहू से भी बात कर सकते हैं, हम ईरान के नेताओं से भी बात कर सकते हैं, हम पुतिन से भी बात कर सकते हैं, हम ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है। परंतु 10 सेकंड और लेना चाहता हूं अंजना जी, केवल इतना, जो अभी ईरान की बात कर रहे थे मेरे मित्र अतुल जी, तो अगर इतना बड़ा मित्र था ईरान, तो 2005, 6 और 9 में हमने IAEA के वोट में ईरान के खिलाफ क्यों वोट किया? क्यों हमने जो 15% ऑयल हम ईरान से खरीदते थे 2003-4 में, हमने उसको कम करके ऑलमोस्ट 0% कर दिया 2011-12-13 आते आते? पूछिए उनसे कि जब खमेनाई जी का एक ट्वीट था कि मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इज हैपनिंग इन इंडिया, तो क्या स्टैंड था कांग्रेस पार्टी? और कांग्रेस का मैं विषय नहीं समझ पाता हूं। 10 सेकंड लेकर आप नहीं, अब आप वापस आएंगे। पाटिल साहब, एक आपका कमेंट, भारत के विरोध में
जितने उन्होंने बयानबाजियां अब तक की है, एक एक करके सारे बयान हमने सुना दिए अपने दर्शकों को। एक बार ग्राफिक्स भी वो दिखा दीजिए ताकि लोगों के मन में रजिस्टर भी हो जाए कि क्या क्या उन्होंने कहा। अलग जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष की बात की है 2010 से लेकर 2024 का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा म्यांमार के साथ भारत ने मुसलमानों के प्रताड़ित होने का दावा किया। अब जवाब दीजिए। हाँ, अच्छा अंजना जी, मुझे भी सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा और बीच में काटिएगा। देखिए, ये संप्रभुता और भौगोलिक एकता ये हमारे संविधान के टेनेट है, बेसिक डॉक्ट्रिन हमारे फॉरेन पॉलिसी का। और कोई भी राष्ट्र अगर इसे तोड़ता है, इसे अगर तोड़ देता है, तो हमने उसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी ट्रेट रही है, गुट निरपेक्षता। अगर गलत है तो मॉरल स्टैंड हमारा गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने गलत किया तो गलत कहना चाहिए, और हमारा यही तो कहना है कि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो तो वो हमारा अंदरूनी मसला है। और ये 1995 में नरसिंह राव जी ने लाल किले के प्राचीर से कह दिया था कि अगर इस मसले का हल कहीं है तो दिल्ली में और इस्लामाबाद में बाहर किसी भारी हस्तक्षेप जो हम मंजूर नहीं करेंगे। रही बात चाबार की, चाबार हमें मिला था। चाबार की वजह से हम लोग ईस्टर्न यूरोप में, हम लोग मिडिल ईस्ट में सब जगह जा सकते थे, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेररिस्ट लोगों की वजह से हमको डर था, इसलिए पाइपलाइन डाल नहीं पाए थे, तो वो भी हमें छोड़ना पड़ा। तो किसके हित में और किसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ना किसी ईरान के साथ खड़े होने का सवाल आता है, ना इजराइल के साथ खड़े होने का सवाल आता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ये टेंशन से वहां इजराइल में जाते हैं, वहां कहते हैं कि फुल सपोर्ट टू इजराइल, तो ये पॉलिसी भारत की कभी नहीं रही है। भारत की पॉलिसी हर वक्त गुटनिरपेक्ष रही है। गुटनिरपेक्ष रही है, एक संतुलित मध्यस्थता जो दुनिया के हित में है, देश के हित में है, उसकी बात हमने कही है। आज तक देखिए आपने, जिस तरह से इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है और अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो जो स्क्रीन फाइल में आए हैं वो सारे लोग युद्ध के फेवर में है, और ये दिख रहा है। और युद्ध के फेवर में हम नहीं है, जैसे शहजाद भाई ने कहा कि 1947 में हम लोग यहाँ रहे हैं, तब से यहाँ पर मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। उससे पहले देखिए सवाल है ना, सवाल है कि आपने डिफ्लेक्ट कर दिया। मैंने खामेनेई पे सवाल पूछा था, खामेनेई को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर मेरे प्रश्न किया था, लेकिन आपने ईरान पर उसको नहीं। अब लौटेंगे सर, बाद में लौटेंगे। नरेश कौरिश जी हमारे साथ, नरेश कौरिश हमारे साथ बीबीसी पत्रकार इस वक्त जुड़े। नरेश जी माफ कीजिएगा, नरेश कौशिक जी हैं, माफ कीजिएगा नरेश जी, आई एम वेरी सॉरी। नरेश जी, पहला सवाल तो यही कि ये स्थिति इस वक्त कैसे आपको फैलाव इसका दिख रहा है, क्योंकि साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर भी अगर ईरान ने हमला कर दिया है, इस वक्त इंग्लैंड क्या सोच रहा है, वहां की सरकार क्या सोच रही है, और दूसरी तरफ ट्रंप के साथ तो भिड़ी गई है, वो कह रहे हैं कि डिएगो गार्सिया हमें बेस नहीं इस्तेमाल करने दिया मुस्लिम पॉपुलेशन के डर से। देखिए, इस समय जो ईरान दरअसल इसको एस्केलेट और करना चाहता है, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए वो पड़ोसी देशों पर वो हमले कर रहा है। यानी साइप्रस तक पर उसने बमबारी की है, मिसाइल दागा है। इससे ये लगता है कि ईरान इस लड़ाई को और आगे इसलिए बढ़ाना चाहता है कि उसको ये लगता है कि ये जो मुस्लिम देश हैं इनमें उनको सहानुभूति ज्यादा मिले, क्योंकि वो ये कहेगा कि ये तो देखिए हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। ये इजराइल और अमेरिका ने जो हम पर हमला किया है उसका हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो सिविलियन ठिकानों पर जो हो रहा है उसके लिए उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो इसको बढ़ावा देकर इस लड़ाई को और आगे खींचना चाहता है। युद्ध अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा। ट्रंप देखिए लगातार ये कह रहे हैं युद्ध लंबा खींचेगा, जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होते तब तक अभियान ये चलेगा। ऐसे में मुझे लगता है कि और आज भी जिस तरह से ऑफेंसिव दोनों ही तरफ से और भी तेज होता जा रहा है। मैं आपसे जल्दी नरेश जी एक पर्सपेक्टिव इस पे चाहती हूँ कि क्या वाकई इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी